हेलो नमस्कार बच्चों, मैं बिट्टू कुमार आज आपके लिए लेके आया हूँ बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, क्लास 10th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो कि है जैव प्रक्रम। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं 4 टॉपिक। पहला पोषण, उसके बाद शोषण, उसके बाद उत्सर्जन, उसके बाद पढ़ते हैं उससे पहले परिवहन पढ़ते हैं, उसके बाद उत्सर्जन पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग ये 4 टॉपिक पढ़ेंगे जो कि किसी भी जीव के अनुरक्षण के रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना लोग पढ़ते हैं जैव प्रक्रम होता क्या है। ठीक है, जैव प्रक्रम होता क्या है। जैव प्रक्रम आप लोग साथ साथ लिखते जाइएगा। ठीक है, एक एक पॉइंट, जितना पॉइंट लिखा है एक एक करके सब लिखते जाइएगा, और उसके बाद जितना क्वेश्चन बताया जाएगा सब रिवीजन करते जाइएगा। ठीक है, जैव प्रक्रम देखिए, जैव प्रक्रम क्या होता है। वैसी विधि या वैसा प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, अर्थात जीवों के शरीर में विभिन्न प्रकार की घटनाएं, जैसे हो गया ये क्या कहते हैं, उत्सर्जन, परिवहन, शोषण, पोषण, ये सब जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। इसे ही क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। ठीक है, तो वही परिभाषा हम लोग लिखते हैं। ठीक है, वैसी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। चलिए, जैव प्रक्रम पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे अब जीव जो है कितने प्रकार का होता है। ठीक है, जीव जो होता है मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। तो ये स्टार डाल के लिखेंगे, जीव के प्रकार। पहले बेसिक पॉइंट पढ़ लेते हैं चैप्टर का, कुछ कुछ बेसिक पॉइंट है, उसके बाद जो है इसका जो फर्स्ट टॉपिक पोषण है उस पर हम लोग चलेंगे। ठीक है, पोषण कितने प्रकार का होता है, और उसके बाद क्या कहते हैं, पोषण क्या होता है, कैसे होता है, विभिन्न विभिन्न जीवों में पोषण कैसे होता है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए। चलिए पढ़ते हैं, जीव कितने प्रकार का होता है। जीव 2 प्रकार का होता है। पहला एक कोशिकीय जीव, दूसरा बहुकोशिकीय जीव। आप लोग जानते होइएगा, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, उसके बाद क्या होता है, बहुकोशिकीय जीव। जिस तरह से हम डायग्राम बनाते जा रहे हैं उसी तरह से आप लोग भी नोट्स में डायग्राम बनाते जाइए, क्योंकि डायग्राम हम इस तरह से बनाते हैं ताकि सीधे दिमाग में आपके चले जाए। ठीक है, और ज़्यादा लोग क्या करते हैं, परिभाषा लिखा देते हैं। परिभाषा इसका मान लीजिए लिखा दिए, अलग अलग करके 1 नंबर डाल दिए एक कोशिकीय जीव, उसके बाद 2 नंबर डाल दिए बहुकोशिकीय, फिर एक नंबर का परिभाषा लिखा है। तो इसमें क्या होता है, पहले इसको पढ़ो, पहले उसके बाद इसको पढ़ो। हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे ताकि दोनों कंपैरिजन भी होते जाए, उसके बाद इसका जो एग्जाम्पल है वो साथ साथ पढ़ते जाए। इससे एक माइंड में डायग्राम क्रिएट होता है जिससे बच्चा आसानी से याद रख पाता है। ठीक है, इसीलिए अपना लोग डायग्राम बनाते हुए जाएं और जितना आसान भाषा में हो पढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए इसका हम बताते हैं एक कोशिकीय जीव क्या होता है। वैसा जीव जिसका शरीर जो है सिर्फ एक कोशिका का बना हो। वैसा जीव जिसका शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना हो, सिर्फ एक कोशिका का बना हो, एक कोशिका का बना हो, उसे क्या कहेंगे, एक कोशिकीय जीव कहेंगे। जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया, मान लीजिए बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, उसे क्या कहेंगे, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, वैसा जीव जिसके शरीर में सिर्फ एक कोशिका पाया जाता है या सिर्फ एक कोशिका का बना हो उसे क्या कहेंगे, एक कोशिकीय जीव। आप लोग जो है जानते भी होइएगा कि ये बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम जो है एक कोशिकीय जीव होता है। अब कोशिका क्या होता है, कोशिका हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं, पहला चैप्टर। ठीक है, तो वही कोशिका, सिर्फ एक कोशिका जब जीव के शरीर में पाया जाएगा
तो उसको क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव। अभी हम लोग अमीबा के बारे में पढ़ेंगे। अमीबा एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव होता है, इसमें पोषण पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अपने लोग बहुकोशिकीय जीव। वैसा जीव जिसका शरीर एक से अधिक कोशिका का बना होता है, अधिक कोशिका का बना हो, उसे क्या कहेंगे, बहुकोशिकीय जीव। जैसे हो गया मनुष्य अपना लोग हो गए मनुष्य, जानवर, मनुष्य तथा जानवर, विभिन्न प्रकार का जानवर, ठीक है, पक्षी वगैरह। अपना लोग का शरीर जो है ट्रिलियंस ऑफ कोशिका से बनकर मिलकर बना हुआ है, ठीक है। जैसे अमीबा क्या होता है, एक कोशिका से मिलकर बना होता है, वैसा नहीं होता। अपना लोग के शरीर में बहुत सारा कोशिका होता है, बहुत सारा। यहाँ पे यदि हाथ भी दिखाए ना तो थोड़ा सी जगह में बहुत सारा कोशिका, लाखों करोड़ों कोशिका पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए क्या कहते हैं, वैसा जीव जिसके शरीर में एक से अधिक कोशिका पाया जाए उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, ठीक है। ये दोनों आपका बेसिक पॉइंट है, बायोलॉजी के हर एक चैप्टर में काम आएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे स्तर पर लिंग के आधार पर जीव दो प्रकार का होता है, एक लिंगी जीव, द्विलिंगी जीव, ठीक है। वो हम इसको मिटाने के बाद लिखते हैं, ठीक है। साथ साथ नोट करते जाइए, उसके बाद आराम से एक बार रिवीजन करिएगा, सब चीज दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, हड़बड़ा के पढ़ने का कोई जरूरत नहीं, एकदम शॉर्ट में पढ़ाएंगे आसानी से, ठीक है। अब लिंग के आधार पर जीव कितने प्रकार का होता है। लिंग के आधार पर जीव दो प्रकार का होता है, द्विलिंगी या उभयलिंगी। इसका दूसरा नाम भी होता है द्विलिंगी या उभयलिंगी। एक होता है एकलिंगी, ठीक है, असेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। चलिए उसके बाद आ जाते हैं एकलिंगी एकलिंगी जीव क्या होता है, द्विलिंगी जीव क्या होता है, ठीक है। वैसा जीव जिसके शरीर में सिर्फ एक लिंग उपस्थित हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, एकलिंगी जीव। अर्थात जिसका शरीर सिर्फ या तो स्त्रीलिंग होगा या तो पुल्लिंग होगा, या तो क्या कहते हैं, नर होगा या तो मादा होगा, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, एकलिंगी जीव। जैसे हो गया मनुष्य, हो गया एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं, मनुष्य हो गया, बंदर हो गया, गाय हो गया इत्यादि, ठीक है। ये सब एकलिंगी जीव हो गया। क्यों? क्योंकि इसका जो है नर अलग होता है, मादा अलग होता है, ठीक है, उसमें सिर्फ एक लिंग पाया जाता है। लेकिन द्विलिंगी में क्या होता है, एक ही जीव के अंदर दोनों लिंग उपस्थित हो, ठीक है। वैसा जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित हो, उसे क्या कहेंगे, द्विलिंगी या उभयलिंगी कहेंगे, ठीक है। वैसा जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं, अर्थात जो है एक ही जीव के अंदर नर भी हो मादा भी पाया जाता है, उसे क्या कहेंगे, द्विलिंगी। जैसे हो गया केचुआ, ठीक है, केचुआ हो गया उभयलिंगी जीव। इसी प्रकार और भी होता है, हम लोग इस चैप्टर में केचुआ को याद रखेंगे, केचुआ क्या होता है, उभयलिंगी। और जो पढ़ेंगे अपने लोग जनन चैप्टर पढ़ेंगे, बायोलॉजी के जनन चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि तीसरा चैप्टर है बायोलॉजी का, ठीक है, क्लास 10 बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, इतना आप लोग को समझ में आ गया, एकलिंगी जीव और द्विलिंगी जीव कौन किसके आधार पर, ये हो गया लिंग के आधार पर आपका। और पहला क्या किए थे, कोशिका के, मतलब शरीर के संरचना के आधार पर बांटे थे, ठीक है, एक कोशिका बहुकोशिका। और सबसे महत्वपूर्ण आपके एग्जाम व्यू से क्या होता है, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल याद रखिए, आपको क्वेश्चन सीधे सीधे आएगा, केचुआ जो है किस प्रकार का जीव है, ऑप्शन दे देगा, एकलिंगी, द्विलिंगी, उभयलिंगी, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन अपना देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। केचुआ क्या है, उभयलिंगी हो या द्विलिंगी हो, बात बराबर है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्या, एक और भी बेसिक टॉपिक है, विसरण क्या होता है, डिफ्यूजन, विसरण, इसको अभी समझ लिया, क्योंकि ये बहुत सारे एक कोशिकीय जीव का जो है
शोषण प्रक्रिया होता है, उत्सर्जन प्रक्रिया होता है, ठीक है। इसलिए अपना लोग विसरण समझेंगे। जब जब कोई द्रव या पदार्थ अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर जाता है या सांद्रण की ओर गति करता है, उसे क्या कहेंगे? विसरण कहेंगे, ठीक है। उसे क्या कहेंगे? विसरण कहेंगे। उसे विसरण कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा। मान लीजिए कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, मतलब पतला सा कोई लेयर है, ठीक है। इसके अधिक सांद्रण, मान लीजिए इधर जो है अधिक सांद्रण है, इधर कम सांद्रण है, ठीक है। कम सांद्रण का कोई पदार्थ है, इतना तो समझ में आए। अधिक सांद्रण कम सांद्रण, मान लीजिए किसी जो है पानी लिए, 2 गिलास में पानी लिए, 1 गिलास में मान लीजिए 5 ग्राम चीनी डाले हैं, 1 गिलास में 15 ग्राम चीनी डाले हैं, तो जिस गिलास में 15 ग्राम चीनी डाले हैं उसका सांद्रण क्या होगा? अधिक होगा। जिस गिलास में कम चीनी डाले हैं उसका सांद्रण क्या होगा? कम होगा। तो इसी प्रकार होता है अधिक सांद्रण कम सांद्रण। जब अधिक सांद्रण का कोई पदार्थ या द्रव कम सांद्रण की ओर गति करता है तो उसको क्या कहेंगे? विसरण कहेंगे। बस इतना आप लोग याद रखिए, उसके बाद कुछ याद नहीं रहेगा, क्योंकि बायोलॉजी में इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। सांद्रण क्या होता है? सांद्रण हम लोग मेन रूप से केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। तो बस आप लोग इतना रखिए, जब कोई पदार्थ अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर गति करता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विसरण, ठीक है। बस इतना याद रखिए, उसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, टॉपिक है अपना लोग का, क्या कहते हैं? सजीव का लक्षण। सजीव और निर्जीव क्या होता है, ठीक है। होता है सजीव निर्जीव क्या होता है, आप लोग बच्चे में जानते होंगे। अपना लोग क्या है? सजीव। तो उसी का एक लक्षण होता है, सजीव का लक्षण। क्वेश्चन आ जाता है सजीव का लक्षण, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है सजीव का लक्षण, हैबिट ऑफ, क्या कहते हैं? हैबिट्स। सजीव का हैबिट्स यानी कि लक्षण क्या होता है सजीव का? क्या क्या देखते हैं अपना लोग सजीव के, कोई जीव को, तो उसे पता चलता है कि ये सजीव है या निर्जीव है। मान लीजिए मार्कर बता सकते हैं, अपना लोग भी बता सकते हैं ये निर्जीव है, लेकिन किन किन चीजों को देखकर हम लोग बता सकते हैं ये निर्जीव है, वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सजीव निर्जीव। चलिए, सजीव का लक्षण पहला क्या होता है? दौड़ना, चलना, ठीक है, दौड़ना चलना इत्यादि। दूसरा हो गया पोषण, उत्सर्जन तथा परिवहन करना, ठीक है। तीसरा सोचना इत्यादि, ठीक है। ये सब सजीव का लक्षण है। मान लीजिए कोई जीव जो है पोषण कर रहा है, शोषण कर रहा है, परिवहन कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे ये सजीव का लक्षण है। निर्जीव तो ऐसा नहीं है कि निर्जीव जो है दौड़ने लगेगा, भागने लगेगा, उसके बाद पोषण करने लगेगा, शोषण कर लेगा। कभी देखे मारकर जो है पोषण करता है, या कभी कोई ये बोर्ड, ये कभी देखे इसको पोषण खाना खाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ सजीव का लक्षण है। अब कहेगा कि सर जो है पेड़ पौधा भी जो है तब तो निर्जीव आ जाएगा, क्योंकि वो चलता नहीं है, ठीक है। लेकिन चलता नहीं है, लेकिन पोषण करता है, शोषण करता है, उत्सर्जन करता है, परिवहन करता है, ठीक है, बट थिंकिंग नहीं करता। थिंकिंग अपना लोग जैसे मनुष्य हो गया, ये सब थिंकिंग करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग पोषण, सीधे ये हो जाएगा सजीव का लक्षण। बस इतना याद रखना है, उसके बाद और कुछ याद नहीं रखना। उसके बाद आ जाते हैं पोषण। पोषण क्या होता है? पोषण न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन, ठीक है। पोषण क्या होता है? जब कोई जीव अपना भोजन क्या करता है, जब कोई जीव भोजन को ग्रहण करता है तो उसे ही पोषण करते हैं। सिंपल परिभाषा, ठीक है। जैसे हम लोग कुछ खाते हैं तो क्या करते हैं? पोषण करते हैं। किस लिए करते हैं? ताकि हम लोग को शरीर में ऊर्जा मिले, चल सके, फिर दौड़ सके, ठीक है। इसी को क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे। जब कोई जीव
क्या कहते हैं, अपना जो है भोजन करते हैं या कुछ खाते हैं तो उसको क्या कहेंगे, पोषण कहेंगे। पोषण कितने प्रकार का होता है, पोषण 2 प्रकार का होता है, स्वपोषण, परपोषण। ठीक है, अभी लिखेंगे टेबल बना के, पहले पोषण का परिभाषा लिख देते हैं। ठीक है, जब कोई जीव या जंतु भोजन करता है उसे ही पोषण कहते हैं। ठीक है, पोषण कहते हैं। पेड़ पौधा कैसे पोषण करता है, पेड़ पौधा अपना भोजन कैसे करता है, स्वपोषण की मदद से करता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, वो भी अभी पढ़ेंगे। अपना लोग कैसे पोषण करते हैं, अपना लोग के खेत में क्या होता है, अनाज उगता है तो वही अनाज को खाते हैं, वही हो गया पोषण अपना लोग का। ठीक है, तो पोषण कितने प्रकार का होता है वो पढ़ेंगे हम। पोषण का परिभाषा पढ़ लिए, पोषण कितने प्रकार का होता है ये पढ़ेंगे। पोषण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पोषण 2 प्रकार का होता है, पहला स्वपोषण, दूसरा परपोषण। इसी तरह आप लोग बनाइएगा टेबल, स्वपोषण, परपोषण, परपोषण। ठीक है, परपोषण, स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण क्या होता है, जब कोई जीव अपने भोजन के लिए किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहता, अर्थात किसी और पर निर्भर नहीं रहेगा, उसे क्या कहेंगे, स्वपोषण। ठीक है, जैसे पेड़ पौधा किसी पर आधारित नहीं रहता है कि कोई हमको आके खाना दे के जाए, पानी दे के जाए। ठीक है, वो स्वपोषण करता है, खुद अपना भोजन तैयार करता है। किसके किसके मदद से, जल हो गया, खनिज लवण हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करता है, अपना भोजन खुद तैयार करता है। अपना लोग क्या करते हैं, अपना लोग भोजन तैयार करने के लिए पहले क्या कहते हैं, अनाज बोते हैं, अनाज काट के लाते हैं, तो अपना लोग अनाज पे निर्भर रहते हैं। ठीक है, और जानवर भी क्या रहता है, दूसरे पर निर्भर। मान लीजिए शेर क्या रहता है, हिरन पर निर्भर रहता है, तो अपना भोजन वो लोग खुद तैयार नहीं कर सकता, इसलिए उसको क्या कहेंगे, परपोषण कहेंगे। ठीक है, परपोषण मतलब हो गया अपना भोजन स्वयं नहीं तैयार कर सकता, किसी दूसरे पर निर्भर रहेगा अपने भोजन के लिए। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, परपोषण कहेंगे। बस इतना समझ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। जब कोई जीव अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है तो उसे स्वपोषण कहेंगे, स्वपोषण कहेंगे। ठीक है, कहते हैं, कहेंगे या कहते हैं। ठीक है, स्वपोषण, जब कोई जीव अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है तो उसे क्या कहेंगे, स्वपोषण कहते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है। ठीक है, स्व मतलब खुद, खुद पर निर्भर रहेगा, स्व का मतलब ये होता है खुद पर रहेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आ जाते हैं, एग्जाम्पल क्या क्या होता है। एग्जाम्पल में एक हो गया पेड़ पौधा, एक पेड़ पौधा हो गया, दूसरा नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। ठीक है, नील हरित शैवाल, ये दोनों एग्जाम्पल आपके एग्जाम व्यू से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेड़ पौधा, दूसरा नील हरित शैवाल। आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि नील हरित शैवाल में किस तरह का पोषण पाया जाता है, तो स्वपोषण। ठीक है, नील हरित शैवाल, उसके बाद क्या होगा, पेड़ पौधा। 2 एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, पेड़ पौधा, नील हरित शैवाल। कौन पोषण करता है, स्वपोषण करता है। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं। जब कोई जीव अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता हो तो उसे क्या कहेंगे, परपोषण कहेंगे। सिंपल है। ठीक है, जब कोई जीव दूसरे पर निर्भर रहता है, ठीक है, खुद पर निर्भर नहीं रहेगा। जैसे कि मान लीजिए शेर किस पर निर्भर रहता है, हिरन पर निर्भर रहता है। अपना लोग किस पर निर्भर रहते हैं, अनाज पर रहते हैं, मांस पे रहते हैं, मछलियां पर रहते हैं, अंडा पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, ताकि अपना लोग जीवित रह सके, तो उसको क्या कहेंगे, परपोषण कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल हो गया परपोषण का, जानवर, पक्षी तथा मनुष्य। ठीक है, ये सब हो गया परपोषण। ठीक है, अब हम लोग परपोषण, इसका तो कोई भाग नहीं होता स्वपोषण का, परपोषण का 3 भाग होता है। ठीक है, उसका भी हम बना लेते हैं। परपोषण का 3 भाग होता है। पहला हो गया परजीवी परपोषण, परजीवी परपोषण,
दूसरा हो गया मृतजीवी प्रपोषण, तीसरा हो गया प्राणी संपोषण, ठीक है। चलिए ये तीनों समझते हैं, मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषण क्या होता है, ठीक है। परजीवी मतलब कि वैसा, ये तो भाग है प्रपोषण का, ठीक है, लेकिन परजीवी क्या होता है? परजीवी होता है वैसा प्रपोषण का प्रकार जिसमें जो है जीव किसी और जीव पर निर्भर रहता है, मतलब कि उसके शरीर पर निर्भर रहेगा। जैसे मान लीजिए अमरवेल का पौधा क्या होता है, दूसरे पौधे के ऊपर पे जाके अपना भोजन ग्रहण करता है, उससे रहता है, उसका जड़ वगैरह नहीं रहता है, उसी को कहेंगे परजीवी प्रपोषण, ठीक है। वैसा प्रपोषण जिसमें जो है जीव दूसरे जीव पर निर्भर करता है, उसे क्या कहेंगे? परजीवी प्रपोषण, ठीक है। उसके बाद मृतजीवी, वैसा जीव जो है अपने भोजन के लिए सड़े गले पदार्थ पर निर्भर करता है, उसे क्या कहेंगे? मृतजीवी प्रपोषण, ठीक है। प्राणी संपोषण, ये अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करता, ये कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर करता है, जैसे हो गया मनुष्य, हो गया मेढक, हो गया, ठीक है, तो उसे कहेंगे प्राणी संपोषण, ठीक है। ये हो गया परजीवी पोषण, किस पे निर्भर करेगा? दूसरे जीवों पर निर्भर रहेगा, दूसरे जीवों पर निर्भर रहेगा, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? परजीवी पोषण। इसके बाद इसमें आ जाते हैं मृतजीवी का उदाहरण क्या, परिभाषा क्या हो गया? जो सड़े गले पदार्थ पर निर्भर रहता है, सड़े गले पदार्थ पर निर्भर रहता है, उसे क्या कहेंगे? मृतजीवी पोषण। इसके बाद प्राणी संपोषण, या अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, किस पे निर्भर रहता है? कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर रहता है, कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर रहता है, क्या रहता है? कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर रहता है। देखिए परजीवी का उदाहरण क्या हो गया? परजीवी का उदाहरण हम लोग, जैसे हो गया अमरबेल, एग्जाम्पल अमरबेल, जुआ जो होता है, जुआ और फीता कृमि, ये सब हो गया परजीवी पोषण, ठीक है। परजीवी क्वेश्चन आपसे पूछेगा अमरबेल किसका उदाहरण है, तो परजीवी प्रपोषण का उदाहरण है, ठीक है। जुआ किसका उदाहरण है? परजीवी प्रपोषण। फीता कृमि किसका? परजीवी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया मृतजीवी का कवक, ठीक है, कवक हो गया, उसके बाद बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, बैक्टीरिया हो गया इत्यादि। इसका उदाहरण हो गया अपना लोग मेढक और मनुष्य, मेढक तथा मनुष्य। आप लोग जो है एग्जाम्पल पे ज्यादा ध्यान देना है, टेबल बना रहे हैं ताकि आप लोग आसानी से जो है इसको याद रख सके, नहीं तो टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं, परजीवी लिख देते, परजीवी का परिभाषा लिख देते, एग्जाम्पल लिख देते, बात खत्म, समझा देते, बात खत्म। लेकिन टेबल बना रहे हैं एकदम अच्छा से डिजाइन करके, तो आप लोग भी टेबल इसी तरह से बनाइए ताकि जो है आराम से जो है पूरा एक पेज में ही सब चीज समझ में आए, ताकि जैसे मान लीजिए ये अपना लोग इसको जो है इससे कंपेयर करके समझ सकते हैं, इसको इससे कंपेयर करके समझ सकते हैं, इस तीनों में क्या क्या अंतर है। तो उससे क्या होता है दिमाग में जो है आपको एक इमेज बन जाएगा, ताकि आसानी से याद रहेगा, बार बार कभी भी याद आएगा तो तीनों याद आ जाएगा एक बार में, ये दोनों एक बार में याद आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए इस तरह से बना के पढ़ाते हैं हम, ठीक है। एक और इसका एग्जाम्पल होता है गोबर छत्ता, आप लोग देखते होंगे गोबर छत्ता, बारिश उरिश के मौसम में क्या होता है कि गोबर छत्ता उग जाता है, कहाँ? गोबर वगैरह, गोबर के निकट, या जो क्या कहते हैं सड़ने लगता है जो लकड़ी वगैरह उस पर उग जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं गोबर छत्ता। बस इसको इतना है, नोट करिए इसको, उसके बाद आगे पढ़ाते हैं। स्वपोषण में देखिए आप क्या पढ़ेंगे अपना लोग आप पढ़ेंगे ये स्वपोषण जो होता है पेड़ पौधा करता है, तो पेड़ पौधा में स्वपोषण कैसे होता है वो पढ़ेंगे। पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण की मदद से क्या होता है? स्वपोषण। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया अपना लोग पढ़ेंगे पूरा डिटेल से, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या होता है, उसका अभिक्रिया क्या होता है, किस तरह से ग्लूकोज बनाता है, किसके उपस्थिति में ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए मिनट आते हैं आगे, उसके बाद जो है पढ़ते हैं अपना लोग प्रकाश संश्लेषण।
चलिए पढ़ते हैं क्या, पेड़ पौधा में पोषण, पेड़ पौधा में पोषण। ये सब लेक्चर जो है आपके लिए वन शॉट है, तो उतना सब चीज पढ़ना मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, वन शॉट में इसी तरह से पढ़ा जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक सब चीज कवर करेंगे, एक एक चीज कवर कर लेंगे वन शॉट में, छोड़ेंगे कुछ नहीं। लेकिन जो है उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाते, नहीं तो 4 से 5 घंटा लग जाएगा एक ही चैप्टर में। ठीक है, तो बाकी चैप्टर नहीं पढ़ पाएंगे, इसीलिए जो है वन शॉट इसी तरह से रिकॉर्ड होता है। ठीक है, इसी तरह से अपना लोग पढ़ते हैं, रिकॉर्ड क्या होगा। चलिए, पेड़ पौधा में पोषण कैसे होता है। पेड़ पौधा में पोषण जो होता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा होता है। इनमें स्वपोषण प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है, फोटोसिंथेसिस जिसको बोलते हैं। चलिए अपना लोग आप पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ये लिखते जाइएगा, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, क्या होता है प्रकाश संश्लेषण, क्या होता है वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जो है पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा पेड़ पौधा जो है अपना भोजन तैयार करते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। लिखते हैं चलिए, वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा पेड़ पौधा, ठीक है, अब मनुष्य या जानवर वगैरह कभी प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए जिसके द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करता है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। उसको इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं, लिख लीजिए फोटोसिंथेसिस। ठीक है, याद रहेगा, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जो है पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करता है। तो ये प्रक्रिया होता है कैसे, जैसे अपना लोग देखते हैं पेड़ पौधा कैसा रहता है, हरा भरा रहता है, तो क्लोरोफिल के कारण जो है पेड़ पत्ती का कलर हरा होता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल के उपस्थिति में ही जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो इसके लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण कारक हो गया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेगा पेड़ पौधा, उसके बाद जल एवं खनिज जड़ के मदद से जमीन से लेगा, उसके बाद क्लोरोफिल के उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में क्या होगा, अपना भोजन ग्लूकोज बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, वही हो गया पेड़ पौधा का भोजन। और यही प्रक्रिया क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण। तो हम लोग प्रकाश संश्लेषण लिखते हैं क्या होता है, पहले हम एक फिगर बनाते हैं, उसके बाद प्रकाश संश्लेषण लिखते हैं। चलिए फिगर बनाते हैं, आप लोग भी बना लीजिएगा, जितना अच्छा बना सकते हैं फिगर उतना अच्छा बना लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका पेड़ पौधा। ठीक है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, उसके बाद यहाँ पत्ती में क्या होता है, पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या हो जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, पत्ती के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये सब पत्ती हो गया, उसके बाद यहाँ से खनिज लवण जाएगा, जल प्लस खनिज लवण। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, जल प्लस खनिज लवण। क्लोरोफिल पत्ती में हो गया, सूर्य का प्रकाश और CO2 क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, वायुमंडल से लेगा। ठीक है, देखिए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, CO2, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में जिसको बोलते हैं, और उसके बाद क्या होगा, क्लोरोफिल कहाँ पे पाया जाएगा, पत्ती के अंदर पाया जाएगा, और जल तथा खनिज लवण कहाँ से लेगा, जल के मदद से पृथ्वी से लेगा। ठीक है,
तो ये इसी चारों के उपस्थिति में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया स्टार्ट होता है और ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करने के लिए प्रकाश संश्लेषण करता है, जिसमें क्या होता है, खनिज लवण, जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य का प्रकाश उपयोग करके ग्लूकोज C6H12O6 अपना भोजन बनाता है। ठीक है, यही हो गया आपका प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। ठीक है, किसके उपस्थिति में, खनिज लवण, जल, CO2 तथा सूर्य का प्रकाश, ये याद रहना चाहिए। खनिज लवण, जल, ये हो गया इसका कच्चा सामग्री। ठीक है, इधर फिगर बनाए, अब लोग समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या होता है। इसका अभिक्रिया पढ़ते हैं। ठीक है, जो अभी रासायनिक अभिक्रिया पिछला चैप्टर पढ़े थे, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो जाके पढ़ सकते हैं। कंप्लीट चैप्टर मात्र 1 घंटा 10 मिनट 59 सेकेंड में पढ़ा दिया गया है। एक रिएक्शन के साथ एक अभिक्रिया करा के एक एग्जाम्पल बताते हुए। ठीक है, जितना एनसीईआरटी में सब, तो आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इसका कच्चा सामग्री। ठीक है, किसका, प्रकाश संश्लेषण का। पहला हो गया CO2, दूसरा क्या हो गया, क्लोरोफिल। उसके बाद तीसरा हो गया क्या, सूर्य का प्रकाश। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्या, चौथा खनिज लवण तथा जल H2O। आप लोग खनिज लवण सुनते हैं, लेकिन खनिज लवण का मतलब समझते हैं क्या होता है। खनिज लवण होता है, जैसे हो गया लवण का क्या कहते हैं, धनायन ऋणायन, जैसे क्लोरीन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब हो गया खनिज लवण। ठीक है, आप लोग देखते होंगे जैसे लिखा Ca2+, Na+, इसको बोलते हैं खनिज लवण। ठीक है, खनिज लवण याद रखिएगा। खनिज लवण का जो धनायन ऋणायन भाग होता है उसी को खनिज लवण कहते हैं, जो पृथ्वी में पाया जाता है, जैसे जिंक हो गया इत्यादि। ठीक है, ये सब आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का अभिक्रिया लिखेंगे। ठीक है, वो पूछता है, आपको पूछेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का अभिक्रिया क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एक रिएक्शन में कंप्लीट चीज दिख जाएगा क्या क्या होता है इसमें, पेड़ पौधा किस तरह से भोजन बनाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, 6CO2 12H2O किसके उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल के उपस्थिति में। ठीक है, क्या बनाता है, ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 और 6CO2 6H2O जल बनाता है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का अभिक्रिया या प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया, सिंपल। ठीक है, इसमें आपको क्या ध्यान देना है, ध्यान ये दे देना है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और जल
मिलके क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है। किसके उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज बना रहा है। ये हो गया आपका ग्लूकोज, याद रखिएगा। ग्लूकोज पूछेगा आपसे क्या उत्पाद बनता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के बाद, तो ग्लूकोज बनता है। तो उसका क्या कहते हैं, उसका कच्चा सामग्री क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, क्लोरोफिल हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन निकलता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में, ठीक है। एकमात्र ऐसा प्रक्रिया जिसमें जो है ऑक्सीजन निकलता है। अभी इसीलिए बोलता है कि पेड़ बचाओ तो जिंदगी बचेगा, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है पेड़ बचाओ जिंदगी बचाओ, क्योंकि पेड़ पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करके ऑक्सीजन छोड़ता है, लेकिन अपने लोग क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो अपना लोग क्या लेते हैं, वही ऑक्सीजन जो पेड़ पौधा छोड़ता है वो अपना लोग लेते हैं, अपना लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। ये हो गया प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का अभिक्रिया। जो अभी उतना पढ़े थे ना, इतना एकदम फिगर बना के, उसका एक शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। इसीलिए रासायनिक समीकरण का आप क्या कहते हैं, आवश्यकता पड़ता है। अभिक्रिया या समीकरण लिख सकते हैं, ठीक है, समीकरण, इक्वेशन, यही होता है पावर ऑफ रासायनिक समीकरण, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग कुछ कुछ चीज पढ़ते हैं पत्ती के बारे में। पत्ती, पत्ती क्या होता है, पत्ती का पहले ऐसा स्ट्रक्चर होता है, कॉमन स्ट्रक्चर हम लोग होता है, ठीक है। पत्ती में छिद्र पाया जाता है, पत्ती के अंदर छिद्र पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, स्टोमाटा, स्टोमाटा। पत्ती डाल दीजिएगा, ठीक है। लीव्स, लीव्स या लीफ, स्टोमाटा, इसको रंध्र बोलते हैं हिंदी में। इसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में जो आता है मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। देखिए पत्ती में क्या जाता है, रंध्र पाया जाता है। एक चीज आप लोग देखिए होगा, जो डाइकोट प्लांट होता है उसके पत्ती में जो है ऊपर साइड जो होता है ना, ऊपर साइड जैसे आप लोग, जैसे ये पत्ती हो गई इस साइड ऐसे निकला रहता है ना पत्ती, तो ऊपर साइड जो होता है कम रंध्र पाया जाता है, नीचे साइड ज्यादा रंध्र पाया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऊपर साइड कम रंध्र पाया जाता है, नीचे साइड ज्यादा रंध्र पाया जाता है। तो रंध्र अपना लोग, रंध्र जो होता है उसको इंग्लिश में स्टोमाटा बोलते हैं, हिंदी में रंध्र बोलते हैं। ऑप्शन में आपको स्टोमेटा भी दिख जाएगा, रंध्र भी दिख जाएगा। तो रंध्र के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्लोरोफिल क्या होता है, हरा रंग का होता है, हरा रंग का होता है। ये दो चीज याद रखिएगा। क्लोरोफिल पूछेगा, क्लोरोफिल जो होता है उसका रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। उसमें कौन सा धातु पाया जाता है, मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एक चीज और, पत्ती को क्या कहेंगे, पत्ती को पौधे का रसोई कहा जाता है, ठीक है, रसोई कहा जाता है। रसोई क्या होता है, जहाँ पे खाना बनता है, रसोई घर क्या होता है, जहाँ पे खाना वगैरह बनता है, उसको रसोई कहा जाता है। तो पौधे का रसोई भाग कहाँ, कौन सा हो गया, पत्ती हो गया। पत्ती क्या करता है, खाना बनाता है, ठीक है, खाना बनाने का काम करता है। क्यों, क्योंकि वहीं पे जो है क्लोरोफिल उपस्थित है, वहीं पे बन सकता है। जहाँ पे क्लोरोफिल रहेगा वहीं पे भोजन बनेगा। और पत्ती में भोजन बन जाएगा तो संपूर्ण क्या कहते हैं, संपूर्ण भाग में विस्तारित कर दिए। ये हम लोग परिवहन चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, इतना याद रखिए। उसके बाद हम लोग एक चीज और पढ़ लेते हैं, क्या, अमीबा में पोषण और पैरामीशियम कैसे पोषण करता है। अमीबा में पोषण पढ़ेंगे तो उसका फिगर भी दिया गया है, फिगर के साथ पढ़ेंगे। और पैरामीशियम में फिगर नहीं, पैरामीशियम में सिंपल याद रखना, सीलिया द्वारा होता है पोषण, ठीक है। चलिए मिटाते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण में सबसे पहले अमीबा पढ़ेंगे, उसके बाद पैरामीशियम पढ़ेंगे, उसके बाद मनुष्य में पोषण पढ़ेंगे, ठीक है, मनुष्य में पोषण पढ़ेंगे। एक सेकेंड, चलिए आ जाते हैं जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण, ठीक है। पहला पढ़ेंगे अमीबा में, दूसरा पढ़ेंगे पैरामीशियम में। अमीबा, अमीबा में पोषण कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद पैरामीशियम में, पैरामीशियम में सिंपल याद रखना है, ठीक है। पैरामीशियम में सिंपल याद रखना है, क्या, किसके द्वारा होता है, सीलिया द्वारा होता है, सीलिया द्वारा पोषण होता है। इसमें किसके द्वारा होता है,
कूटपाद के द्वारा, कूटपाद के द्वारा पोषण होता है। ठीक है, जिस तरह से हम बना के लिख रहे हैं उसी तरह से लिखिएगा। देखिएगा, उसके बाद पढ़ने के बाद बताइएगा कि एग्जाम्पल के साथ साथ उसके बाद किस तरह से आपको याद रहता है, एकदम आसानी लगेगा याद करने में। ठीक है, तो अब अपना लोग फिगर बनाते हैं। पहले अमीबा का फिगर बनता है। अमीबा क्या अभी पढ़ाए थे, एक कोशिकीय जीव होता है। क्या होता है, एक कोशिकीय जीव हो गया। ये उसका केंद्रक हो गया, ये केंद्रक हो गया इसका। ठीक है, ये अमीबा हो गया, अमीबा। मान लीजिए यहाँ भोजन है, तो अमीबा पहले क्या करे, ये हो गया आपका भोजन, मान लीजिए भोजन है, तो अमीबा ये भोजन होगा। तो अमीबा सबसे पहले क्या करेगा, ये अपना आकार चेंज करेगा। अमीबा अकारित होता है। ठीक है, ये आकार चेंज करेगा इस तरह से। ठीक है, कूटपाद का निर्माण करेगा, कूटपाद, कूटपाद का निर्माण करेगा। ठीक है, इस तरह से कूटपाद का निर्माण करेगा। जैसे ये क्या करेगा, इस तरह से पहले इसको भोजन दिखेगा, ये इस तरह से हो जाएगा जिससे कूटपाद बन जाए दोनों साइड, और ये भोजन को अंदर ले ले। तो सबसे पहले क्या करेगा, भोजन कैप्चर करेगा। ठीक है, इस तरह से हम बना सकते हैं। आप लोग जो है अमीबा को किसी तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कैप्चर करेगा, उसके बाद भोजन को क्या करेगा, अंदर ले लेगा। ठीक है, भोजन का क्या करेगा, अंदर ले लेगा। उसके बाद भोजन राजधानी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस होता है अमीबा का भोजन। जैसे ही अमीबा को भोजन दिखेगा तो क्या करेगा, अपना आकार चेंज करेगा। ठीक है, आकार चेंज करेगा, अमीबा को अंदर कैप्चर करेगा, कूटपाद की मदद से क्या करेगा, कैप्चर करेगा, शरीर के अंदर लेगा और भोजन राजधानी में भेज देगा। ठीक है, इस तरह से होता है अमीबा का पोषण। सीलिया का हम लोग नहीं पढ़ते हैं। सीलिया का सिंपल याद रखिएगा, सॉरी कहते हैं सीलिया, पैरामीशियम, पैरामीशियम का सिंपल याद रखिएगा। पैरामीशियम का पोषण जो होता है सीलिया की मदद से होता है। सीलिया एक बाल जैसी संरचना होता है, जो कि कोशिका झिल्ली का उभार वाला भाग होता है। ठीक है, समझ में आ गया। ये हो गया अमीबा का, ये हो गया पैरामीशियम का। अमीबा का पूछेगा अमीबा में पोषण कैसे होता है, तो कूटपाद के द्वारा आता है। ये फिगर बना देना है। ठीक है, ये फिगर और लिखना है, कूटपाद के द्वारा अमीबा में पोषण होता है, जो कि परपोषी जीव है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव है। अमीबा के बारे में बस इतना याद रखना है, एक कोशिकीय जीव है, परपोषी जीव है। पोषण किसी मदद से करता है, कूटपाद के द्वारा करता है। ठीक है, जंतुओं में पोषण पढ़ लिए हैं। उसके बाद अपना लोग आ जाते हैं डायरेक्ट पैरामीशियम में, सॉरी पैरामीशियम नहीं, पैरामीशियम तो पढ़ लिए। अपने लोग आ जाते हैं मनुष्य। ठीक है, मनुष्य में पोषण, मनुष्य में पोषण, मनुष्य में पोषण, मनुष्य अपना लोग पोषण कैसे होता है, मनुष्य होता है, मनुष्य में पोषण कैसे होता है। मनुष्य में पोषण पहले नंबर तो ये समझे, मनुष्य में परपोषण होता है। पढ़े थे, प्राणी संपोषण होता है, परपोषण होता है। ठीक है, कैसे होता है वो अपना लोग पढ़ेंगे। दूसरे पर निर्भर रहता है मनुष्य। मनुष्य पोषण के लिए एक स्पेशल पोषण करते हैं, पाचन। मनुष्य के पोषण के अंतर्गत अपना लोग पढ़ते हैं मनुष्य का पाचन। ठीक है, पोषण तो सिंपल क्या रहेगा, मनुष्य का जो है, मनुष्य में पोषण के लिए एक तंत्र पाया जाता है जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, पाचन तंत्र कहते हैं, याद रखिए, जिसको क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं मनुष्य में। अब मनुष्य कैसा जीव है, परपोषी जीव है। किस पे निर्भर होता है, दूसरे पे निर्भर होता है, इसीलिए क्या कहते हैं, मनुष्य को परपोषी जीव कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक सेकेंड हम पानी पीते हैं, उसके बाद तब तक लिखिए आप लोग। पाचन तंत्र को हम लोग क्या कहेंगे, आहार नाल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अपने लोग पढ़ेंगे मनुष्य का आहार नाल का बारे में। मतलब भोजन करने से लेके भोजन शरीर से निकलने तक का पूरा प्रक्रिया भी पढ़ेंगे। ठीक है, किस तरह से भोजन शरीर के अंदर जाता है, पचता है, उसके बाद क्या करते हैं, वेस्ट पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे मनुष्य में पोषण। ठीक है, मनुष्य में पोषण पढ़ लिए हैं, आप से समझ लीजिए सीधा क्या पढ़ रहे हैं, पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, मनुष्य का पाचन तंत्र, ये मिटा देते हैं।
टॉपिक डालते हैं मनुष्य का पाचन तंत्र। ये अपना लोग का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, मनुष्य का पाचन तंत्र। कि सर इतना छोटा चैप्टर कैसे हो गया? छोटा चैप्टर नहीं है, ये एक भाग है। जय प्रकरण का पहला भाग है पोषण। बताते हैं 4 भाग है, पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन। तो ये हो गया पहला भाग आपका, क्या? कौन? पोषण। ठीक है, सबसे पहले पोषण किस में पढ़े? पेड़ पौधा में पढ़े। उसके बाद आज आगे जंतुओं में पढ़े, जंतुओं में कैसे होता है, मनुष्य में पढ़े। उसके बाद अमीबा पढ़े, पैरामीशियम में पढ़े। अब हम लोग मनुष्य का पाचन तंत्र, आहार नाल के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य का आहार नाल, आहार नाल, आहार नाल। ये जो होता है आपका मनुष्य का आहार नाल, मुख से स्टार्ट होके, मुख से स्टार्ट होके क्या जाता है? रेक्टम तक रहता है, रेक्टम। ठीक है, जहां से अपना लोग या गुदा द्वार, मुख से स्टार्ट होता है और गुदा द्वार या रेक्टम पे क्या होता है? खत्म होता है। इसको बोलते हैं मनुष्य का आहार नाल। अभी अपना लोग पहले फिगर बनाएंगे, उसके बाद समझेंगे सब चीज, फिगर के साथ समझेंगे। इधर साइड में फिगर बनाएंगे, इधर समझते जाएंगे, ठीक है। चलिए बनाते हैं फिगर, आप लोग साथ साथ बनाते जाइए, ठीक है। थोड़ा ऊपर से जो है, यहाँ पे रहता है फेफड़ा, लेकिन थोड़ा ऊपर बनाना है, नहीं तो जो है दिखेगा नहीं आप लोगों को, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका डायफ्राम। उसके बाद ये हो गया अपना लोग का आहार नाल। चलिए नाम लिख देते हैं, ठीक है। ये आप लोग एकदम अच्छा से बनाइएगा, साफ साफ आहार नाल लिख देते हैं, ठीक है। चलिए नाम लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। ये हो गया मुख, हो गया आपका, ठीक है। ये ग्रासिका हो गया, ग्रासिका हो गया, ठीक है। लार ग्रंथि 3 जोड़ा होता है, ठीक है। ये हो गया आपका अमाशय, अग्नाशय, अग्नाशय। ये हो गया आपका लीवर, जिसको यकृत बोलते हैं, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका पाचक ग्रंथि, पाचक ग्रंथि। इसके बाद इसको बोल सकते हैं
क्षुद्रांत, क्षुदांत, उसके बाद इसको बोल सकते हैं छोटी आंत, छोटी आंत, और ये हो गया आपका अपेंडिक्स जो बेस्ट होता है, अपेंडिक्स, ठीक है, अपेंडिक्स। ये हो गया रेक्टम, रेक्टम, ठीक है, बस हो गया इतना ही। पाचक ग्रंथि से पाचक रस बनता है, आमाशय अग्नाशय में इंसुलिन वगैरह बनता है, ठीक है, इतना नाम याद रखिएगा। ये हो गया छोटी आंत, इसको बड़ी आंत कह सकते हैं, बड़ी आंत, याद हो जाएगा इतना नाम। मुख से स्टार्ट होगा, रेक्टम पे खत्म होगा, इसको बोलते हैं आहार नाल, मनुष्य का आहार नाल। देखिए पहले अपना लोग पढ़ेंगे मुख, मुख में क्या क्या चीज होता है, मुख में क्या काम होता है, भोजन खाने के बाद क्या होता है। चलिए आहार नाल का काम क्या होता है पहले ये समझिए। आहार नाल का काम होता है भोजन का पाचन करना, मतलब भोजन हम लोग खाए, भोजन को पाचन करके उससे जो अच्छा पदार्थ है उसको शोषण करके खींच लेना, उसके बाद वेस्ट पदार्थ जो होता है उसको शरीर से बाहर करना। अच्छा पदार्थ क्यों लेते हैं शरीर में, क्योंकि हमको एनर्जी चाहिए, जिससे क्या होगा, हमको ऊर्जा मिलेगा, काम करेंगे, चल पाएंगे, दौड़ पाएंगे, ठीक है, इसलिए भोजन करते हैं, ठीक है। चलिए मुख, मुख में क्या होता है, भोजन खाए, भोजन क्या होता है, टूटता है, चबाते हैं, चबाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, लार मिक्स होता है, लार मिक्स करके चबाते हैं, तो वहां पे सबसे पहले मुख में जो होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, इतना याद रखना है। मुख में पहले तो लार मिक्स होता है, उसके बाद जो भोजन होता है उसको, उसका जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पाचन होता है, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का। क्वेश्चन पूछता है कि मुख में किस चीज का पाचन होता है, क्वेश्चन आपसे ऑप्शन दे देगा क्या, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिपिड, तो किसका पाचन होगा, कार्बोहाइड्रेट। तो चलिए पहला मुख के बारे में पढ़ लेते हैं। मुख, माउथ, देखिए मुख में पाचन के लिए दांत होता है, कितना दांत होता है, मुख में पाचन के लिए क्या होता है, दांत होता है, दांत होता है, क्या होता है, दांत होता है। दांत कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का दांत होता है, एक होता है जो युवा दांत कह सकते हैं, युवा, युवा दांत, दूध का दांत, ठीक है, दूध का दांत। जब बच्चा जन्म लेता है तो 6 महीने 1 साल के 2 साल के अंदर जो दांत रहता है उसको दूध का दांत कहते हैं, ठीक है। उसका, उससे उसकी संख्या होता है 20, क्या होता है, संख्या 20, इसका संख्या कितना होता है, 32। एक क्वेश्चन पूछेगा, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना दांत पाया जाता है, 32, ठीक है। पूछेगा क्या कहते हैं, दूध का दांत कितना होता है, तो कितना होता है दूध का दांत, दूध का दांत होता है 20। ये पूछता है, बार बार पूछता है, तो अपना लोग ध्यान रखना है कि दूध का दांत कितना होता है बच्चों में, 20, युवा दांत कितना होता है, 32, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, दांत होते कितने प्रकार का होता है, दांत होते कितने प्रकार, दांत 4 प्रकार का होता है। पहला चवर्णक, चवर्णक, दूसरा अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक, भेदक, भेदक, रदनक, ठीक है। ये दांत 4 प्रकार का। क्वेश्चन पूछा दांत कितने प्रकार का होता है, दांत 4 प्रकार का होता है। दांत, दूध के दांत 20 पाए जाते हैं, युवा दांत यानी कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में, जैसे अपना लोग हो गए, ठीक है, तो उसमें क्या है, 32 दांत पाया जाता है। चवर्णक, अग्र चवर्णक, भेदक, रदनक, ये हो गया दांत का प्रकार, ठीक है। मुख गुहा में, मुख या मुख गुहा में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट का पाचन होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ठीक है। आप लोग लिखते जाइए, जिस तरह से हम लिखे सेम इसी तरह से आप चिपका दीजिए कॉपी में, क्वेश्चन आएगा आप लोग कर दीजिए, सर जी जिस तरह से आप लिखा दिए उसी तरह से क्वेश्चन, क्वेश्चन डायरेक्ट है। दांत के, दूध के दांत 20, दांत के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, क्वेश्चन पूछे मुख गुहा में किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। उसके बाद क्या कहते हैं, लार ग्रंथि पे आ जाते हैं। लार कहाँ से, लार, लार ग्रंथि से स्त्रावित होता है, लार ग्रंथि से स्त्रावित होता है, ठीक है। लार, लार ग्रंथि से स्त्रावित होता है, जिसकी संख्या 3 जोड़ी होता है, लार ग्रंथि की संख्या 3 जोड़ी होता है, ठीक है, लिख लीजिएगा। ये कीर्ति लिखा गया, इसको एक कीर्ति लिखिए, ठीक है, लीवर। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्या, ग्रासिका। ग्रासिका का क्या काम होता है, भोजन जैसे अपना लोग निगलते हैं ना, तो ये भोजन को अमाशय तक पहुंचाता है, क्या कहता है, अमाशय तक पहुंचाता है, ठीक है।
जब भोजन मुंह में पचता है, लार मिल जाता है, तो भोजन को निगलते हैं, तो ग्रासिका के मदद से क्या करता है, भोजन अमाशय तक पहुंचता है। ग्रासिका का काम पूछेगा तो सिर्फ बोलना है, ग्रासिका का काम होता है भोजन को मुख गुहा से लेके क्या करना, अमाशय तक पहुंचाना। ठीक है, जब निकलते हैं ना भोजन तो अपना लोग अमाशय तक भोजन पहुंचता है। तो अमाशय में जो होता है अम्ल पाया जाता है, एचसीएल, बहुत हार्ड अम्ल पाया जाता है, जैसे एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। वो क्या करता है, भोजन में जितना भी कीटाणु हो या बैक्टीरिया हो, वायरस हो, उसको क्या करता है, खत्म कर देता है। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे अपना लोग पहले तो भोजन को पूरा एकदम तोड़ मोड़ दिए, एकदम कमजोर कर दिए, उसके बाद वहां पे पूरा बम गोला रख ले हैं, बारूद रख ले हैं कि आएगा फटाक फेंक देंगे, सब मर जाएगा, जितना भी कीटाणु होगा सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसको क्या बोल देंगे, उसको बोलेंगे, उसको एचसीएल हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग अपना पढ़ते हैं ग्रासिका के बाद सीधे आ जाते हैं अमाशय। अमाशय में क्या पढ़ेंगे, अमाशय जो है अम्ल का स्त्राव करता है। कौन सा अम्ल स्त्राव करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्त्राव। इसका काम क्या होता है, इसका यह भूमिका होता है कि भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरिया, वायरस, उसके बाद जो है बाहरी पदार्थ हो गया, जितना भी बाहरी पदार्थ होता है जो शरीर के लिए हानिकारक है, उसको खत्म करेगा। ठीक है, कौन, अमाशय में उपस्थित अम्ल। इसीलिए पूछता है क्वेश्चन, पाचन तंत्र या आहार नाल में अम्ल की क्या भूमिका। अम्ल की यही भूमिका है कि इसके साथ आने वाले विभिन्न प्रकार के बाहरी पदार्थ को खत्म करना। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अपने लोग क्या कहते हैं, अग्नाशय पे। अग्नाशय जो है अग्नाशयी रस स्त्राव करता है। जैसे हो गया क्या कहते हैं, जैसे क्या, अग्नाशयी रस स्त्राव करता है। उसके बाद पाचक ग्रंथि पाचक रस स्त्राव करता है। ठीक है, जैसे पेप्सिन हो गया, प्रोटीएज हो गया, जैसे पाचक रस स्त्राव करता है, जो क्या करता है, भोजन को तोड़ता है, भोजन को पचाता है। जैसे प्रोटीन को तोड़ने वाला क्या, प्रोटीएज हो गया। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वसा को तोड़ने वाला क्या हो गया, लाइपेज हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, पाचक रस हो गया, जो कि भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा। उसके बाद क्या कहेंगे, प्रोटीन को तोड़ेगा, उसके बाद वसा को तोड़ेगा। उसके बाद जो मिलता है अपना लोग को मिलता है आवश्यक पदार्थ, ये सब टूटने के बाद। ठीक है, ये समझ गए पाचक ग्रंथि का उपयोग। उसके बाद क्या करते हैं, ये समझ गए। ठीक है, अमाशय का उपयोग। ठीक है, अमाशय, अग्नाशय, यकृत। यकृत भी जो है, ये यकृत जो होता है 1.5 kg का होता है। यकृत के बारे में लिखते हैं, यकृत 1.5 kg का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। ठीक है, ये आप डब्बा में बंद कर दीजिएगा। चलिए एक एक करके लिखते हैं अपना लोग। ये लिखने के बाद यहाँ तक लिख लीजिएगा, उसके बाद हम लोग एक एक करके लिखते हैं। अमाशय पहले पढ़ेंगे, वो गोहा के बाद अमाशय पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक अपना लोग, आप लोग को समझ में, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में बताइए, नीचे कमेंट कर दीजिए, सर यहाँ पे इतना समय पर जो है हमको दिक्कत है, तो हम कमेंट में उसको एक्सप्लेन कर देंगे, या दूसरा वीडियो इस पर शॉर्ट में डाल देंगे, या फिर से अगर कभी रिवीजन कराएंगे तो वो डाल देंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अमाशय। अमाशय में, अमाशय एचसीएल अम्ल का स्त्राव करता है, स्त्राव करता है, जो बाहरी पदार्थ, बाहरी पदार्थ, बाहरी जीव जैसे बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु को मारने का काम करता है, मारने का काम करता है। ठीक है, इतना याद रहेगा अमाशय। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा एचसीएल अम्ल कहाँ से स्त्राव होता है, अमाशय से स्त्राव होता है। ठीक है, पाचक रस कहाँ से स्त्राव होता है, पाचक ग्रंथि से स्त्राव होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अग्नाशय। अग्नाशय क्या, अग्नाशय सिंपल लिखना उगना नहीं है, सिंपल याद रखना है। अग्नाशय रस स्त्राव होता है, जो भोजन को छोटे छोटे कणों में टुकड़े करने में मदद करता है। ठीक है, पाचक ग्रंथि पाचक रस का स्त्राव करता है, बस इसको इतना समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यकृत। यकृत तो अभी लिखा दिए, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जो विभिन्न प्रकार का क्या करता है, विभिन्न प्रकार का क्या करता है, रस स्त्राव करता है, जिससे भोजन को पाचन में मदद मिलता है। यकृत की सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर की, जिसका भार क्या होता है, 1.5 kg होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं आंत पर। आंत दो प्रकार का होता है, एक होता है बड़ी आंत। ठीक है, दो प्रकार का होता है, बड़ी आंत, छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत।
बड़ी आंत, ठीक है, बड़ी आंत छोटी आंत। आंत का क्या काम होता है? आंत का काम होता है जितना भी अब भोजन का आवश्यक पदार्थ मिला है जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, उसको एक पाइप जैसे संरचना होता है जो पूरा लिपटा हुआ रहता है, उससे गुजरता है, तो उससे उसमें उपस्थित आवश्यक पदार्थ को अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? आंत का काम होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग समझते हैं छोटी आंत का जो है 3 पार्ट होता है, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। छोटी आंत में इलियम वाला जो भाग होता है वो आवश्यक पदार्थ का अवशोषण करता है, शोषण करता है और शरीर में रखता है। बाकी सब पदार्थ क्या होता है? बाहर निकल जाता है। किसके मदद से? रेक्टम की मदद। मुझे रेक्टम का क्या काम होता है? रेक्टम का काम होता है वेस्ट पदार्थ, मतलब व्यर्थ पदार्थ जो शरीर में निकला है पाचन तंत्र में, उसको क्या कहते हैं? बाहर निकालता है। उसके बाद आता है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत जो होता है ये वाला भाग होता है ना, ये आंत का जो भाग होता है, इसमें जो है एक उभरा हुआ संरचना पाया जाता है, उभरा हुआ, ऐसे ऐसे करके उभरा हुआ संरचना पाया जाता है, तो उसको बोलते हैं क्षुद्रांत। ठीक है, घास खाने वाले जीवों में क्षुद्रांत की लंबाई अधिक होती है। ठीक है, लिख लीजिएगा, घास खाने वाला जीव में, घास खाने वाले जीव में क्षुद्रांत बड़ा होता है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के समय पर भी पढ़ेंगे। जबकि मांस खाने वाले में छोटा होता है, मांस खाने वाले में छोटा होता है। ठीक है, किसमें छोटा होता है? मांस खाने वाले में छोटा होता है। ठीक है, ये क्षुद्रांत के बारे में हो गया। छोटी आंत पढ़ लिए अपना लोग, बड़ी आंत पढ़ लिए, उसके बाद रेक्टम पढ़ लिए, अब वहां से पढ़ लिए एक अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के बारे में, अपेंडिक्स क्या होता है? अपेंडिक्स हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं होता है। बहुत बहुत समय पहले तक जब अस्तित्व आया था ना, क्या कहते हैं, पृथ्वी पर जीवों का, मनुष्य का, तो अपेंडिक्स का काम हुआ करता था क्या? सेलुलोज का पाचन कर दिया करता था। लेकिन धीरे धीरे अपना लोग क्या, साग सब्जियां खाना जो है बहुत कम कर दिया, बहुत कम कर दिया, जिसके कारण ये जो है निष्क्रिय हो गया। जो क्या कहते हैं, उसका सिद्धांत नहीं था डार्विन, और क्या कहते हैं, लेमार्क का सिद्धांत, अगर किसी चीज का यूज करना छोड़ देते हैं तो वो काम करना भी बंद कर देता है। इसी तरह अपेंडिक्स के साथ हो, धीरे धीरे अपने लोग साग सब्जियां खाना बंद कर दिए, जो जिसमें सेल्यूलोज पाया जाता है, इसका पाचन कम हो गया, इसका कार्य करना घट गया, तो ये निष्क्रिय आ गया। ये सारे हमारे शरीर में जो है व्यर्थ पदार्थ, मानिए व्यर्थ अंग की तरह है। ठीक है, मतलब कोई उपयोग नहीं है इसका, कोई काम नहीं है हमारे शरीर में इसका। क्या होता है, अगर अपेंडिक्स बढ़ जाता है तो क्या करता है, कहता है इसको काट के हटा दो ऑपरेशन के थ्रू, फिर भी शरीर में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। ठीक है, यही एक अंग है मात्र जिसको काट के शरीर से अगर हटा दिया जाए तो शरीर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि इसका काम ही कुछ नहीं है शरीर में। अगर मान लीजिए हमारे शरीर में जिसका कोई काम ही नहीं है, उसको काट के हटा दे, फेंक दे, क्या कर दे, कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक है, दिक्कत ये होता है ऑपरेशन में जो है चीर फाड़ करना पड़ता है, बस उतना दिक्कत होता है। ठीक है, तो अपेंडिक्स क्या होगा? हमारे शरीर का व्यर्थ पदार्थ, व्यर्थ अंग हो गया। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा, हमारे शरीर का व्यर्थ व्यर्थ सॉरी व्यर्थ अंग। ठीक है, उपयोगी अंग, अनुपयोगी अंग। ठीक है, याद रखना। ठीक है, ये आपका हो गया मनुष्य का आहार ना, कंप्लीट आहार ना, जितना लिखाते गए, दांत से लेके क्या कहते हैं, मुख गुहा से लेके इसके बीच जितना लिखा है, जितना समझा है, सब नोट कर लीजिए। ये हो गया आपका आहार ना। ठीक है, बस लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, अभी मिटाएंगे। और ये कंप्लीट जब चैप्टर हो जाएगा, ये तो पार्ट 1 हो गया, मान लीजिए, जो हम लोग सिर्फ पोषण के बारे में पढ़े। ठीक है, इसके बाद हमारा लेक्चर आएगा शोषण के बारे में, उसके बाद एक लेक्चर आएगा परिवहन के बारे में, उसके बाद आएगा उत्सर्जन के बारे में। ठीक है, तो 4 लेक्चर लगेगा इस चैप्टर में, क्योंकि अगर बड़ा वाला लेक्चर कर देंगे फिर आपको भी बोरिंग होने लगेगा, हमें भी समझाने में दिक्कत होने लगेगा। ठीक है, छोटा छोटा लेक्चर रहेगा, लेकिन एक लेक्चर लेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, वीआईपी क्वेश्चन के लिए, जो आपको एग्जाम में सीधे सीधे आएगा। टॉपिक पढ़ लिए, सब चीज समझ लिए। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग से करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग से करेंगे तो कंप्लीट चैप्टर भी रिवीजन हो जाएगा, क्वेश्चन का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएगा, क्वेश्चन भी हम लोग बना लेंगे। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग, शॉर्ट, फिगर जितना भी होगा सबका प्रैक्टिस किया जाएगा एक एक करके। ठीक है, सबका प्रैक्टिस करेंगे। तो एक चीज और आपके लिए गुड न्यूज है,
मेरा किताब ये देखिए, एक किताब मेडिको साइंस, इसमें जो है कंप्लीट साइंस है। चैप्टर जो है क्लास 10th का चैप्टर जैव प्रक्रम से लेके प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का हर एक चैप्टर एकदम शॉर्ट नोट्स की तरह आपको बना कर दे दिया गया। जिस तरह से हम लोग पढ़ाते हैं, एकदम एक एक पॉइंट को पकड़ते हुए, शॉर्ट में लिखाते हुए, समझाते हुए, डिटेल में उसको बताते हुए एग्जाम्पल के साथ, उसी प्रकार जो है ये बुक में है। ठीक है, एक एक। और उसके बाद इसमें जो है जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, वो भी दिया गया है। देखिए बीआईपी शॉर्ट दिया गया, बीआईपी लॉन्ग दिया गया। ठीक है, सब चैप्टर का इसी तरह से पहले सब टॉपिक बताया गया शॉर्ट में, उसके बाद सारा का सारा क्वेश्चन बताया गया जो एग्जाम में आता है। 3 साल से 4 साल से जो है ये किताब जो है, किताब से क्वेश्चन मिल रहा है, 100% मिल जाता है। जितना क्वेश्चन आएगा उससे 100% मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कल मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे शोषण। ठीक है, इसमें कंप्लीट चीज पढ़ लिए, बचा हुआ जो भी पॉइंट होगा 1-2 वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के समय बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।